आवाज आ रही है ना सबको? कुशल, फेसबुक में एक डाउट ग्रुप बनाया था बेटा, केडी लाइव डाउट ग्रुप। केडी लाइव डाउट ग्रुप करके एक फेसबुक में ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैंने आपको 22 तक करवा दिया था ना। आपका क्लास बेटा ऐसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ही चलेगा, और मंडे वेंसडे फ्राइडे अभी कुछ दिन तक जो क्लास चल रहा था ना, उसको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मतलब मैंने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि 3 चैप्टर्स है जो दोनों में चलना था, आर्टिकल, डिटरमिनर्स और पैरेललिज्म। ठीक है, चलो अब आते हैं हम 23 से 29 तक। जरा ध्यान से देखो तो, 23 से 29 तक करो तो एक बार, बस 1 मिनट के लिए पहले देख लो। थर्ड, अशोका द ग्रेट अशोका, द ग्रेट ब्रिटेन। बेटा किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो, आप उसकी कोई विशेषता बताना चाहते हो, तो आप द लगा सकते हो साथ में। यानी ये जो ग्रेट वर्ड है ना बेटा, ये ग्रेट वर्ड किसी के साथ आ जाए, देखते हो द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक, यानी ये जो ग्रेट एडजेक्टिव है अगर वो लग गया तो आर्टिकल द लगेगा साथ में। ये आपका 23 कहता है किरण बेदी वॉज द फर्स्ट IPS ऑफिसर। द फर्स्ट क्यों? सुनो, एंड आई हैव 2 फ्रेंड्स में कुछ भी क्यों नहीं? याद रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम 2 प्रकार से रखते हैं, 2 प्रकार के रखते हैं। एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल जो होता है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब होता है। कार्डिनल जो होता है वो होता है 1, 2, 3, ये सब कार्डिनल होता है। अब ऑर्डिनल नंबर के साथ याद रखना, आप ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द लगाते हो और कार्डिनल नंबर के साथ कुछ नहीं लगाते हो। ये ध्यान रखना, ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द आएगा। जैसे क्या आएगा? द फर्स्ट, और कार्डिनल 2 है, इसके साथ देखो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कहेंगे अगर हम द 2 बॉयज सिटिंग देयर, तो आप कहोगे मैम द 2 बॉयज की जगह पे आपने द तो लगाया 2 के साथ। बेटा मैं ये कह रही हूं वो जो लड़के वहां बैठे हुए हैं ना, वो लड़कों की बात कर रही हूं मैं, तो यहां पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूं, इसलिए द लगाया है। वरना ऑर्डिनल के साथ हम द लगा रहे हैं, कार्डिनल के साथ हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। मेरे 2 दोस्त है, आई हैव 2 फ्रेंड्स, तो कहोगे मैम यहाँ भी तो 2 है, यहाँ द क्यों लगा है? भाई यहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ वो जो 2 लड़के वहां बैठे हैं, द 2 बॉयज सिटिंग देयर, ये कह रही हूं। पहला पॉइंट कि इनके साथ ऑर्डिनल के साथ द आता है, कार्डिनल के साथ नहीं आता। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों लगाते हो तो आपका ऑर्डर OC होना चाहिए। OC मतलब पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। OC मतलब पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, यानी उल्टा है। यहां पे क्या होगा? द फर्स्ट 10 एडमिशंस। ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल है। और कार्डिनल क्या है? 1, 2, 3, 4 है। ठीक है ना? क्लियर? इसका मतलब द फर्स्ट 10 एडमिशंस होगा
द 10 फर्स्ट एडमिशंस नहीं होगा। ठीक है, बोलो। हाँ, यहां पे वो 2 डांसर्स को ऑलरेडी आप पॉइंट आउट कर रहे हो, इससे द आया। He is dash of the 2 dancers। 2 में से एक का चुनाव करना है, कंपेरेटिव डिग्री लगाइए। 3 में से एक का चुनाव करना है, सुपरलेटिव डिग्री लगाइए। 2 में से एक का चुनाव करना है, कंपेरेटिव डिग्री लगाइए। 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना है, सुपरलेटिव डिग्री लगाइए। बेस्ट, देखो ठीक है। 2 में से एक चुनोगे तो कंपेरेटिव डिग्री, 2 से अधिक में से एक चुनोगे तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखो कंपेरेटिव मतलब बेटा गुड का कंपेरेटिव बेटर। ठीक है, बोलो। बफरिंग है आज सचिन। यस बेटा, द बेटर। अच्छा, द लगा ही नहीं है पहले से, सॉरी। बेटर तो फर्स्ट यहां आ गया, द बेटर एंड द बेस्ट। मैंने सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बताया था बस, कि 2 में से एक को चुनना है तो बेटर लगाए, और 3 में से एक को यानी 2 से अधिक में से एक को चुनना है तो बेस्ट लगाए। लेकिन इन दोनों के केस में हमें आर्टिकल द याद रखना पड़ेगा। ठीक है, द बेटर द बेस्ट। देखो क्लियर, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब मैं आपको 2 ट्रांसलेशन देती हूं, करके दिखाना। मतलब 5 धावक में से, धावक मतलब रनर हो गया। एक मिनट रुकना बेटा।
हो गया? मिल्खा सिंह पांचों धावक में सबसे तेज थे। मिल्खा सिंह was the fastest, बेटा सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, the fastest of the 5 runners। मैंने कहा ना 2 से अधिक हो तो सुपरलेटिव डिग्री, और 2 ही है तो यू आर द फास्टर। क्यों? कंपैरेटिव डिग्री 2 में, ऑफ द 2 रनर्स। देखो इसको देखो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड जितना था वो खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं जो आर्टिकल रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सचिन एक बार व्हाट्सएप करो बेटा, क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा मैसेज तुरंत नीचे चला गया। और फिर तुम लोग है ना लिखते हो ना प्लीज रिप्लाई, ये मत लिखा करो। आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। सचिन आपका अकेले का कंप्लेंट आ रहा है कि अभी बफरिंग हो रहा है।
अगर आप बफरिंग लगातार बोलते रहोगे तब तो मैं क्लास ऑफ करूंगी, और क्या कर सकती हूँ, यहां से तो कोई इश्यू ही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, आप व्हाट्सएप करो, आपको कॉल करा देंगे। आप सुनो ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसको आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, अगलीनेस कुरूपता, सिंसियरिटी कर्तव्यनिष्ठा, है ना। ये सारा जो नाउन्स है वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्या है? मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या है? ये सब भी नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन है। देखो सब लिख रहे हैं नो बफरिंग, इसका मतलब आपका अपना नेट प्रॉब्लम है, तब से आप मुझे ही कंटिन्यू बोले जा रहे हो। तो या तो फिर मैं बंद कर दूं क्लास एक लड़के के चक्कर में, बता दो। अब सुनो, ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छू नहीं सकते हो, तो इसके साथ ए और एन मत लगा देना, क्योंकि अब एक सुंदरता तो बोलोगे नहीं। आप जिसको महसूस कर सकते हो उसकी गिनती थोड़ी हो सकती। जैसे ब्यूटी नहीं आया, लव के साथ कोई आर्टिकल ए एन नहीं आया, ठीक है ना। अब गोल्ड वगैरह के साथ जैसे मटेरियल नाउन है, उनके साथ भी आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, यानी लव, जॉय, सॉरो नहीं आएगा आर्टिकल। अब आप कहोगे मैम अब ब्यूटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बेटा यहाँ पे सुंदरता नहीं, फिर तो सुंदरी की बात हो गई, यानी जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है उनको ब्यूटी कहते हैं। अब ब्यूटी फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब है कि अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस मीन्स अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे तो सुंदरता हुआ, और काउंटेबल की बात करोगे तो सुंदरी होगा। अब द तो लग ही सकता है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लव की बात कर रहे हो तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा है कि ए और एन नहीं लगेगा, है ना, ए और एन नहीं लगेगा। देखो बिहोल्डर का मतलब होता है देखने वाला, इसका मतलब है कि देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है। जितने भी तरह के एक दकियानुसी रिवाज या सोच था उसको तोड़ दिया साउथ अफ्रीका की ब्यूटी ने। A thing of beauty is a joy forever। भाई अ जॉय, अब बोलोगे मैम ए जॉय है, ये एक बहुत फेमस पोएम है। पोएम में पोएट्स को लिबर्टी दी जाती है कि आप क्या सोच के बोल रहे हो। पोएट का कहना है कि जो सुंदरता की एक वस्तु होती है ना, वो खुशी का एक साधन हो जाता है। असाधन मतलब एक साधन, है ना, अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पे इसीलिए अ थिंग ऑफ जॉय नहीं बोल के अ जॉय बोल दिया। पोएम्स वगैरह में लिबर्टी मिलता है। बाकी क्वेश्चन क्या आता है, आपको आर्टिकल ए और एन दे देगा, बेटा कोडियल के पहले नहीं, रिलेशन के पहले आएगा, समझे? क्लियर? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ आपका ए और एन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, अब हम सबसे बड़े पोर्शन में चलते हैं। नहीं, अभी भी एक छोटे पोर्शन में ही है, वो है कॉमन नाउन। जरा इन 15 सेंटेंस को एक बार देखो।
हो गया? सुनो, और डॉग का मतलब बेटा जो एक पारंपरिक सोच होता है ना, उसको कहते हैं। अ डॉग का मतलब एक कुत्ता। अब काऊ का मतलब एक गाय। ठीक है, फार्मर के पास एक कुत्ता था, एक गाय खेत में चर रही थी। ठीक है, लेकिन क्या अ डॉग पूरी डॉग प्रजाति को संबोधित कर सकता है क्या? कर सकता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब, डॉग फेथफुल यानी कि वफादार जानवर होता है। लेकिन बेटा एक चीज मार्क कर रहे हो, यहां पे मैंने सिर्फ अ डॉग लगाया। बोलोगे मैम अ डॉग तो एक कुत्ता हुआ, नहीं, यहां पर तो पूरी प्रजाति को संबोधित कर रहा है। अ काउ इज अ मिल्च एनिमल। मिल्च का मतलब होता है दूध देने वाली, यानी ये तो पूरे की पूरी प्रजाति को संबोधित कर रहा है ना? मतलब ए प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन ये कर सकता है, कैन डिनोट द होल स्पीशीज, पूरे प्रजाति को संबोधित कर सकता है। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। चलिए मैं आपको दो सेंटेंस देती हूं। मधुमक्खी हमेशा व्यस्त रहती है, और दूसरा एंट यानी कि चींटी मेहनती जीव होती है। बना तो। ए या द, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चींटी मेहनती होती है, मधुमक्खी हमेशा बिजी रहती है। यस। अ बी या द बी इज ऑलवेज बिजी। दूसरा an ant या the ant is a laborious जीव, क्रिएचर। देखो यहां पे एक एंट की बात नहीं कर रही हूं, पूरी प्रजाति की बात कर रही हूं। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट, कुछ भी लगा दो मेहनती के लिए। और एक मधुमक्खी की बात नहीं हो रही, पूरी प्रजाति की बात हो रही है। ठीक है, अब बी इज ऑलवेज बिजी, देखो हमेशा व्यस्त रहती। बेटा मुझे 2 मिनट का ब्रेक दोगे? मैं तुरंत गई तुरंत आई, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट सुनो। अब मैन इज स्टैंडिंग देयर, बेटा ए के साथ अगर मैन आ गया तो ये पुरुष की बात हो रही है, कोई एक आदमी की बात हो रही है। अगर मैन विदाउट आर्टिकल लगाओगे तभी इंसान की बात होगी। मॉर्टल का मतलब नश्वर, जो मरेगा ही मरेगा, है ना, क्लियर। अगर इंसान की बात कर रहे हो तब मैन लगाओगे, और अगर अ मैन लगा दोगे तो इसका मतलब एक पुरुष की होगी बात, है ना। जैसे अगर मैं कहूं इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आप बताओ कैसे लिखोगे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल क्रिएचर। हमारे ऑफिस में एक आदमी और दो महिलाएं काम करती हैं। अ मैन, एक आदमी, अ मैन, एंड टू विमेन वर्क इन अवर ऑफिस। अब देखो अ मैन क्यों लिखा, क्योंकि एक पुरुष की बात हो रही है, और इंसान की जगह पे हमने सीधा मैन लिखा, क्योंकि इंसान के लिए आप मैन वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। मैन इज सुप्रीम, यानी इंसान सुप्रीम क्रिएचर है। देखो इन अवर ऑफिस लास्ट में लगाना शशांक, कभी भी ये एडवर्ब और प्लेस वगैरह शुरू में मत लगा दो, और टेंस आना चाहिए। काम करते हैं यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। देखो नेक्स्ट आओ, आप 7th 8th 9th और 10th ये चार एक साथ देखो।
चलो सुनो ध्यान से बेटा। He was arrested and sent to jail. Children should go to school. ये क्या है बेटा? अगर बच्चे, कहाँ जाना चाहिए बच्चों को? भाई स्कूल जाना चाहिए। स्कूल का मतलब यहाँ पे कोई बिल्डिंग की बात है? नहीं, पढ़ने की बात है। उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल? हमें मतलब नहीं कौन सा जेल, हम तो सिर्फ कैद खाने की बात कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी स्थान की बात कर रहे हो और आपका मतलब उसका प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस का मतलब होता है जो उसका मेन उद्देश्य है। जैसे कि बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए, उसे जेल भेज दिया गया, इसका मतलब कैद कर लिया गया, राइट। यानी प्राइमरी पर्पस की बात है। तो देखो कोई आर्टिकल नहीं आया। अब मैं कहूं वो जेल, वो तो स्कूल के पीछे है। भाई मैं लोकेशन की बात कर रही हूं जेल का, और स्कूल के पीछे वहां मेरा पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैं आपको बता रही एक बिल्डिंग है जिसमें स्कूल चलती है, उसके पीछे है। तब मैं कह रही हूं द जेल इज बिहाइंड द स्कूल। अच्छा वो स्कूल कहाँ है? भाई एक अस्पताल है उसके नजदीक, यानी एक अस्पताल का सेंस दे रही हूं। तो अ हॉस्पिटल। दिस मीन्स जब आपका कहना हो प्राइमरी पर्पस तो आर्टिकल लगाओ, प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही है तो आर्टिकल हटा दो। सॉरी, प्राइमरी पर्पस की बात हो तो आर्टिकल मत लगाओ, प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही है तो आर्टिकल लगा दो। तब मेरा मतलब वो बिल्डिंग, वो प्रेमिसेस की बात हो रही है, हम आराम से आर्टिकल लगाएंगे। दो एग्जाम्पल मेरा करके दिखाना। देखो तो मैं सुबह मंदिर जाती हूं। आई गो टू टेम्पल। टेम्पल क्यों? द टेम्पल क्यों नहीं? भाई मेरा मतलब है पूजा करने जाती हूं। मैं कौन सा टेम्पल है वो सबकी बात नहीं कर रही हूं। मैं आपको प्राइमरी पर्पस बता रही हूं, पूजा करने जाती हूं। आई गो टू टेम्पल सुबह, इन द मॉर्निंग। मंदिर मेरे घर के नजदीक है। अब मैं लोकेशन की बात कर रही हूं, अब मैं लोकेशन की बात कर रही हूं। आप कहूंगी द टेम्पल इज नियर माई हाउस। द टेम्पल इज नियर माई हाउस। अब मैं एग्जैक्टली मंदिर की बात कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट आप जितने भी आपके क्लोज रिलेशन है ना बेटा, उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। When will father return? कुछ नहीं लगाया। Where is mummy? नहीं लगाया। Sister is here? नहीं लगाया।
टेक केयर ऑफ आंट, आंट का ध्यान रखना, आंटी का ध्यान रखना, नहीं लगाया, ठीक है ना। इसका मतलब है बेटा द टेम्पल होगा ना, मैं पर्टिकुलर टेम्पल की बात कर रही हूं, अ टेम्पल कैसे होगा? हाँ, नियर के साथ टू नहीं आता है शशांक, नियर के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आता। अब सुनो, जितना नियर रिलेशन से उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर उस रिलेशन की मौजूदगी दिखा रहे हो, जैसे उसके अंदर जो मदर, एक मां पैदा हुई, जैसे उसने छोटे बच्चे को देखा, उसके अंदर एक मां पैदा हुई, एक मां पैदा हुई। जो तुम्हारे अंदर पिता है ना, उसको डिसाइड करने दो कि क्या एक पिता को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्या एक पिता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। लेट द फादर इन यू डिसाइड वेदर योर फादर डिजर्व्स दिस ट्रीटमेंट। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात की जाए, तब उसके साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है। जब उसके अंदर मौजूद एक पर्सनालिटी की बात की जाए, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप कहोगे कि मैम 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दो ना, है ना, अगर मैं कहूं मेरे अंदर जो मौजूद टीचर है ना, वो इस बात की इजाजत नहीं देती, आप बताओ कैसे बनेगा? जल्दी। हो गया? क्या बनाया ना? कैसे कर दोगे बेटा? एक टीचर है मेरे अंदर, भाई पहले से मौजूद है मेरे अंदर एक टीचर पर्सनालिटी, पहली बार थोड़ी पैदा हो रही है। पहली बार जब किसी का इंट्रोडक्शन होता है तब ये लगता है। मैं कह रही हूं मेरे अंदर जो टीचर है ना, द टीचर इन मी doesn't allow this। भाई मेरे अंदर ऑलरेडी पर्सनालिटी ये प्रेजेंट है, पहली बार थोड़ी मां की तरह जब बच्चे को देखा तो अंदर से मां पैदा हुई, नहीं ना। द टीचर इन मी, द टीचर इनसाइड मी भी कह सकते हो, डजंट अलाउ दिस। समझ में आया? क्लियर? नहीं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर नियर रिलेशंस के साथ आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, टेक मी टू द स्टेशन। याद रखना, द स्टेशन, द बस स्टैंड, द सर्कस, द सिनेमा, द थिएटर, जनरली हम द लगाते, लेकिन अगर उसके साथ नाम लगा दे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जेमिनी सर्कस, है ना, तब आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर नाउन लगा दोगे तो आर्टिकल द नहीं आएगा। क्लियर? बोलो। When she saw the baby, जब बच्चे को उसने देखा तो उसके अंदर एक मां पैदा हो गई,
भाई वो पहली बार उसके अंदर मां पैदा हुई है, और ऊपर मैं कह रही हूं कि तुम्हारे अंदर जो पिता है ना बेटा, पहले से पिता है। तुम पहले से अगर बाप हो तो मैं कहूंगी कि क्या तुम्हारे पापा ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं जैसा तुम ट्रीट कर रहे हो अपने पापा को? ये कह रही हूं मैं। ठीक है, अब हम आने वाले हैं प्रॉपर नाउन, लेकिन ये प्रॉपर नाउन को अभी हम अब छोड़ के चलेंगे सीधा क्लोज टेस्ट में। कल क्लोज टेस्ट पर कर रहे थे हम लोग कुछ। हमने आपको 2 क्लोज टेस्ट कल कराया था, अब क्लोज टेस्ट नेक्स्ट कराएं। चलो देखो, राहुल ऑनलाइन बच्चों को बेटा ऑफलाइन की फी बहुत ज्यादा महसूस होती है। क्या प्रॉब्लम है वहां बैंक से बात कर लो आप। समता क्लोज टेस्ट की बेटा अलग से तो एक बुक है। हो गया?
देखो जरा ध्यान से, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड? एक बच्चे को स्टोरी कैसे सुनाना चाहिए? यूजुअली अ पर्सनालिटी और द ऑफ द कैरेक्टर और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। यानी मान लो अगर मैं कहूं एक राजा था, है ना, उसकी एक रानी थी, तो बेटा राजा या रानी उस स्टोरी की कैरेक्टर या पर्सनालिटी है। अब एक कैरेक्टर या पर्सनालिटी की बात कर रहा है तो बेटा कैच नहीं कैचेस होगा ना, कि वो उसका अटेंशन को कैच करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। यानी उसका जो पर्सनालिटी होता है या कोई कैरेक्टर होता है, मान लो राजा और रानी, तो दोनों के बारे में उसको दिलचस्पी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? Catches the child attention interest the most. Dash use different voices. Dash each character. देखो एक एक जो पर्सनालिटी या कैरेक्टर है ना, वो अटेंशन चाइल्ड का कैच करता है, इसीलिए सो यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर। इसीलिए अब राजा जब बात बोलोगे तो राजा की तरह भारी आवाज निकालो, जब रानी की के बात बताओगे तो रानी की तरह, रानी ऐसे ने ऐसे कहा तो उसकी तरह बिल्कुल औरत की तरह आवाज निकालो। इससे क्या होगा, बच्चा को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम स्टोरीज, और एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी विभिन्न भाग को आप एक्टिंग के द्वारा बताइए बच्चों को। इससे क्या होगा, टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, आप उन कैरेक्टर्स को बिल्कुल जीवंत कर दोगे। बच्चा को महसूस होगा अच्छा राजा ने ऐसे कहा, फिर रानी ने ऐसे किया, और आप एक्ट जो है उसको बिल्कुल जीवंत कर दोगे। डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल। बोला है एक्टिंग करो, यानी एक्टिंग आउट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, यानी अगर आप एक्टिंग करोगे ना विभिन्न पार्ट्स का स्टोरी का, तो बच्चों को खुशी भी महसूस होगी, वो मनोरंजित भी होंगे और वो मेमोरेबल भी हो जाएगा किड्स के लिए। किड्स हमेशा याद रखेगा कि ऐसे ऐसे स्टोरी में ऐसे ऐसे सुनाया गया था। देखो सेकेंड का ऑल्सो नहीं बेटा, ऑल्सो यूज डिफरेंट वॉइस नहीं, कहा है कि कैरेक्टर इमेजिनेशन कैच करता है, इसीलिए यूज करिए डिफरेंट वॉइस फॉर प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, है ना। या वेरियस पार्ट्स जो स्टोरीज का है उसको एक्टिंग के द्वारा बताइए। क्यों? क्योंकि एक्टिंग आउट पार्ट फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन। ठीक है, आपको याद रखना, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैं आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ, लेकिन क्लोज टेस्ट का कोई ट्रिक नहीं होता बेटा। क्लोज टेस्ट तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। थर्ड में विद बिल्कुल नहीं होगा, विद का मतलब के साथ होता है, यहां के साथ किसके साथ की बात करोगे। नेक्स्ट देखो,
हो गया? हो गया? चलो शुरू करें। An old man lived in the village. Okay. He was one of the, बेटा द लगा है, इसका मतलब है मुझे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, मैक्सिमम, अटमोस्ट, मोस्ट होगा। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, सबसे जिसको कहते हैं जिसका किस्मत फूटा हुआ था वो इंसान था ये। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ आता है, टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ, पूरा गांव इससे परेशान था। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहता था। ही डैश कंप्लेंट, ये हमेशा ही कंप्लेंट ही करता रहता था। अब हमेशा कोई वर्ड ही नहीं वहां पे, तो एक वर्ड है कॉन्स्टेंटली। ऑलवेज की जगह पे हम चाहें तो कॉन्स्टेंटली लगा सकते हैं। एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, इसकी मूड हमेशा ही खराब रहती थी। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग द लॉन्गर, मैंने एडजेक्टिव में एक रूल मैं पढ़ाती हूं, वो है अगर दो भाग हो और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, डायरेक्टली या इनवर्सली, तो दोनों भागों में कंपैरेटिव डिग्री आता है और आर्टिकल द आता है। देखो नीचे द मोर है तो ऊपर द लॉन्गर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा वो जी रहा था उतना ही ज्यादा वो बिल्कुल खराब होता जा रहा था। वाइल का मतलब जैसे विलेन की तरह। एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, और उसका जो बातें थी वो ज्यादा क्या हो रहा था, पॉइजनस होता जा रहा था। उसके शब्द उतने ही पॉइजनस हो रहे थे, है ना। जितना ज्यादा वो जी रहा था उतना ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट आओ। टॉक्सिक क्यों नहीं होगा बेटा? पॉइजनस वर्ड्स जो होते हैं ना पॉइजनस होते हैं, ठीक है। आप सही कह रहे हो मैम, टॉक्सिक क्यों नहीं होगा, लेकिन जब वर्ड्स की बात करते हो ना तो वर्ड्स पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते। यहां पर एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको चाहिए होगा, अब आप खुद देख लो क्या होना चाहिए।
इसमें काफी अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। हो गया? सुनो, मैरी वॉज बॉर्न इन 1867। कहां पे? इन वॉर्सो, पोलैंड। एट एन डैश एज, बेटा डैश एज, शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड। यानी कि जब वो कम ही उम्र की थी, है ना। एट एन यंग तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि यंग जो है वो आर्टिकल से शुरू तो हो नहीं रहा कि एन, सॉरी वर्बल साउंड से शुरू तो हो नहीं रहा कि एन लेगा, तो मैं क्या लगाऊंगी? एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड। बहुत जल्दी, कम उम्र में ही उसका बहुत ब्रिलियंट माइंड दिखता था। एंड अ डैश पर्सनालिटी। कैसा पर्सनालिटी था? ब्रूइस्ड का मतलब तो होता है जहां छिल जाता है, जैसे नहीं हो जाता है, आप कहीं गिर जाते तो छिल जाते हो। ब्रूटल का मतलब हो जाता है क्रूर। ब्लोटेड तो जैसे आपको, आप जब बहुत ज्यादा अगर पेट अजीब सा फीलिंग होता है ना, जब बहुत पानी वानी पी लेते हो, है ना, ब्लीथ होगा। ठीक है, ब्लीथ का मतलब हो जाता है हैप्पी एंड केयर फ्री, है ना। इसका मतलब मैं कोई अच्छा गुण ही तो बताऊंगी उसमें, क्योंकि ब्रिलियंट माइंड था, पर्सनालिटी एकदम हैप्पी एंड केयर फ्री था। हर ग्रेट एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस का मतलब ही हो गया जो खुशी होगी, है ना, जो उत्सुकता होगा। फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर। जब उसकी इच्छा थी और पढ़ने की, तो वो क्या करेगा? उसको प्रॉम्प्ट करेगा, कहेगा और पढ़ो, प्रॉम्प्ट करना यानी कि मोटिवेट करना। However, she became dash when she learned that the university was closed for women, है ना। closed to women, for नहीं है तो to women लगा देंगे। महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। ये सुन के क्या होगा? she became dash, she became, कौन सा वर्ड फिट होगा? देखो, disgruntled। बेटा disgruntled का मतलब होता है अनहैप्पी। डिसहेबल्ड का मतलब तो अस्त व्यस्त होगा। डिसफिगर तो तब हो जाएगा कोई जब उसका नाक काट ले या कान काट ले, तो डिसफिगर हो जाएगा। क्लोज्ड टू वीमेन, इसलिए वो जब डिटरमिन हो गई कि हमें हायर एजुकेशन लेना ही है, शी जॉइंड अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें। नहीं आ सकता सचिन। डिस्टिंग्विश्ड, बेटा डिसग्रंटल्ड होगा ना, गुस्सा हो गई कि महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाएगा। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हो जाता है बेटा रेस्पेक्टेड, है ना, थोड़ा सा अलग हट के वैसा पर्सनालिटी। वो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी की बात की जाती है। यहाँ पे तो वो चिढ़ जाएगी ना कि महिलाओं को आप नहीं दोगे।
चलो, new cycle routes have been built in and around the center of Birmingham, and speed limits have been dashed on selected roads. Speed limits को selected roads में क्या कर दिया गया होगा? अब खुद सोचो बेटा, स्पीड लिमिट को क्या करेगा कोई? हाँ बताओ। यस, वेरी गुड बेटा। स्पीड लिमिट को या तो इंक्रीज करते हैं या तो रिड्यूस करते हैं। लेसन मत कर देना, लेसन तो कम करना होता है, जैसे कोई चीज की जैसे दर्द हो, तीव्रता हो, वो है ना। स्पीड लिमिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन सेलेक्टेड रोड्स। देखो, द स्कीम हैज नाउ बीन डैश फॉर अ ईयर। स्कीम जो है वो अभी लागू है, प्रोसेस में नहीं है। प्रोसेस मतलब होता है कि अभी तक हुआ नहीं है। हैज बीन इन ऑपरेशन यानी कि अभी भी लागू है। एंड हैज बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। एज अ लगा दिया तो फिर क्या होगा? ग्रेट सक्सेस होगा। ग्रेटेस्ट और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, न्यू स्पीड लिमिट्स वर एनफोर्स यानी लागू कर दिया गया था, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द एरिया हैज फॉलन काफी हद तक, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है काफी हद तक। देखो, स्पीड लिमिट कम कर दिया गया सेलेक्टेड रोड्स में। द स्कीम हैज नाउ बीन इन ऑपरेशन, लागू है करीबन 1 साल से। और इसके मतलब हेल्ड मतलब होता है बेटा, उसको मतलब काफी पसंद किया जा रहा है, उसकी सराहना की जा रही है, क्योंकि वो एक ग्रेट सक्सेस है। और जब से ये स्पीड लिमिट को एनफोर्स किया गया है, कभी भी कोई कानून को लागू करने के लिए हम एनफोर्स वर्ड लगाते हैं, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काफी हद तक। टेरिबल किसमें होगा बेटा? टेरिबल हाँ, एक बात बताओ, एक्सीडेंट की संख्या कम होना टेरिबल होता है क्या? जो टेरिबली लगाओगे, टेरिबली का मतलब होता है टेरिबल तरीके से, बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट आओ। जल्दी करना।
If you thought that yoga was one all about bending and twisting your body in odd shapes, अगर आपको लगता है ना कि योग का मतलब है अपने बदन को झुकाना और मोड़ना अलग अलग अजीब अजीब शेप में, इट इज टाइम टू रिथिंक. आपको सोचने का, फिर से सोचना का समय आ गया है. योग इज मच मोर. योगा जो है ये उससे बहुत ज्यादा है. इन सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में, गिविंग केयर टू योर बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ इज योग. आप जो ध्यान देते हो ना अपने शरीर पे, अपने दिमाग पर और अपने सांस पर, उसको योग कहते हैं. डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड के साथ फ्रॉम आता है, संस्कृत वर्ग युज से निकला है, जिसका मतलब है टू यूनाइट एंड इंटीग्रेट. यानी एक यूनाइट करना और एक दूसरे में इंटीग्रेट करना, यानी समाना. योग इज डैश 5000 years old Indian body of knowledge. योगा क्या है? एक 5000 साल पुराना नॉलेज का एक बॉडी है. एक 5000 साल पुराना. योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी विथ द माइंड. बॉडी और माइंड को हार्मोनाइज करना, एक दूसरे के सामंजस्य में लाना इज योग. ठीक है, बस आज इतना ही रहने दें. क्लोज टेस्ट में आपका रीडिंग पोर्शन अच्छा होना चाहिए. हम और भी कराएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी और कराएंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.